हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग बिहार दरोगा पीटी एग्जाम्स के लिए हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 02। इससे पहले के टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड है, साथ ही साथ और भी अन्य मॉडल प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इस पूरे वीडियो में हम लोग 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, वो भी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप पढ़ेगा इंडिया सर्च कर सकते हैं, वहां जाकर आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को डेली 3 बजे PDF प्रोवाइड करवा दिया जाता है और फिर ठीक 4 बजे आप लोगों को डिस्कशन प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जनरल चार्ल्स क्रू ब्राउन ने किस देश की वायुसेना के पहले ब्लैक चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में शपथ लिया है। तो ये USA के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में शपथ लिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, USA यानी अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है जो बाइडेन, यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। ये अमेरिका की जो खोज है वो 1942 में कोलंबस के द्वारा किया गया था। अगर यही हम बात इजराइल की करते हैं तो इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, यहाँ की मुद्रा है न्यू शेकेल, यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। अगर हम बात फ्रांस की करते हैं तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, यहाँ की मुद्रा है यूरो, यहाँ के संसद को बोला जाता है नेशनल असेंबली, यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है जीन कॉस्टेकस। वहीं अगर हम बात ब्रिटेन की करते हैं तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, यहाँ के संसद को कहा जाता है पार्लियामेंट, यहाँ की रानी का नाम है एलिजाबेथ द्वितीय और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, कह रहा है भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ नहीं आते हैं। तो भारत में जो उष्ण कटिबंधीय कटिबंध है जो प्रातः पंजाब में नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब में, क्योंकि पंजाब में प्रातः शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आता है। अगर हम बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की, तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है वो प्रायः बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में आता है। अगर हम बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की, तो इसकी उत्पत्ति जो है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों में होती है, जो कि तटीय क्षेत्रों की ओर गतिशील होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है भारत का सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में मिलता है। मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या डेंसिटी कहाँ है। तो ये है बिहार में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। अगर यही आपसे पूछ ले न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, तब आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की, सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो है हरियाणा। नेक्स्ट है हमारा कि बेरिंग जल संधि निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो बेरिंग जल संधि की अगर बात करते हैं तो ये अलास्का रूस से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलास्का रूस से संबंधित है। बेरिंग जल संधि की अगर बात करते हैं तो ये बेरिंग सागर और चुक्सी सागर के बीच है। वहीं अगर हम अलास्का की बात करते हैं तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है, जिसकी राजधानी है जुनो। अगर हम तुर्की की बात करते हैं तो इसकी राजधानी है अंकारा और यहाँ की जो करेंसी है वो है न्यू तुर्किश लिरा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है 1857 की क्रांति को किससे जोड़ा जाता है। तो 1857 की क्रांति की अगर बात करते हैं तो ये कमल एवं चपाती से जोड़ा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कमल एवं चपाती की। 1857 का जो विद्रोह है उसका जो तत्कालीन कारण था वो एनफील्ड राइफलों का प्रयोग करना था, जिसमें कारतूसों का ढक्कन जो है वो गाय एवं सूरों की चर्बी से बनाया जाता था। 1857 की क्रांति से याद रखिएगा, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था वो पॉमस्टन था। BD सावरकर जो है वो 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी माने हैं और डिजरेली के अनुसार 1857 का जो विद्रोह है वो राष्ट्रीय विद्रोह माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है ब्लैंक अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो पनामा नहर जो है वो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पनामा नहर। पनामा नहर का जो निर्माण है वो 1914 में किया गया था और ये नहर जो है वो विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है। वहीं अगर हम बात स्वेज नहर की करते हैं तो स्वेज नहर जो है वो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। और अगर पाक स्टेट की बात करते हैं तो पाक स्टेट जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है। तो लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है सल्फर यौगिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फर यौगिक। वहीं अगर हम फ्लोरीन यौगिक की बात करते हैं तो इसका रासायनिक चिन्ह F होता है, जिसमें सर्वाधिक अधातु गुण वर्तमान होते हैं। अगर हम बात एसिटिक एसिड की करते हैं तो इसमें यह एक रंगहीन अम्ल है जो कि विनेगर में पाया जाता है।
नेक्स्ट है हमारा कि बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो कर्नाटक में स्थित है और इसकी स्थापना जो है वो 1973 में किया गया था। अगर यहीं कर्नाटक में हम और कुछ याद रखें तो आपको याद रखना होगा नागरहोल नेशनल पार्क, तुंगभद्रा, सोमेश्वर नेशनल पार्क। वहीं अगर हम बात तमिलनाडु की करते हैं तो तमिलनाडु से याद रखिएगा मुदुमैलाई नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क और वेदांतगल नेशनल पार्क। अगर वही हम बात राजस्थान की करते हैं तो राजस्थान से याद रखिएगा घाना पक्षी विहार, रणथंभौर और कुल्लभगढ़ अभयारण्य। अगर हम बात केरल की करते हैं तो केरल से याद रखिएगा पेरियार, इडुक्की, मुतंगा, साइलेंट वैली, ये सब नेशनल पार्क जो है वो केरल में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ द्वारा एनजीओ द्वारा स्थापित क्रमवीर चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो क्रमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सुनील यादव एसएस को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुनील यादव एसएस। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। तो गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन जो है सबसे अधिक वो अगर राज्यों में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और देशों में देखा जाए तो चाइना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। पहले नंबर पे है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे पंजाब और तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। अगर हम बात करते हैं विश्व में कुल गेहूं उत्पादन में तो पहले नंबर पे चाइना और दूसरे नंबर पे भारत है। वहीं अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करते हैं तो उत्तर प्रदेश जो है वो गेहूं के साथ साथ आलू, दूध और गन्ना के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। अगर हम बात राजस्थान की करते हैं तो राजस्थान जो है वो चांदी और कच्चा तेल के उत्पादन में भारत में का सबसे अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट है हमारा कि रमन प्रभाव किसकी विशेषता से संबंधित है। तो रमन प्रभाव जो है वो प्रकाश की विशेषता से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश की विशेषता से। रमन प्रभाव की जो खोज है वो 1928 में सीवी रमन के द्वारा किया गया था और फिर सीवी रमन को 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगर हम बात करते हैं प्रकाश की तो प्रकाश का जो निर्वात में जो चाल होता है वो सबसे अधिक होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा कि विशेष कोड टू वन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो विशेष कोड टू वन पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है निरुपमा यादव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निरुपमा यादव। यहीं अगर हम बात करते हैं सुनील छेत्री की तो ये फुटबॉलर खिलाड़ी हैं। महेंद्र सिंह धोनी के नाम से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। और कादम्बरी मुरली की बात करते हैं तो ये हिंदुस्तान टाइम्स के एक पत्रकार हैं। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान CGRI कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है वो मखदुम मथुरा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मखदुम मथुरा में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि आलू भूमिगत अपरिवर्तित तना है जिसे कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है क्या, कंद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंद। कंद की अगर बात करते हैं तो कंद जो है वो जमीन के अंदर बढ़ता है और इसके नोड पर कली पाई जाती है जिसे आई कहते हैं। वहीं अगर हम बात कॉर्म की करते हैं तो कॉर्म जो है वो जमीन के अंदर वृद्धि करता है। इसका उदाहरण है ओल, कंद इत्यादि। वहीं अगर हम लोग प्रकंद की बात करते हैं तो प्रकंद का तना जो है वो जमीन के अंदर क्षैतिज बढ़ता है। इसका उदाहरण है अदरक, हल्दी, ये सारे। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी एक कृषि क्रिया जो है वो पर्यावरण के लिए अनुकूल है। तो पर्यावरण के लिए अनुकूल है जैव कृषि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैव कृषि। जैव कृषि जो है वो पर्यावरण के लिए अनुकूल है। ये भारत का प्रथम राज्य जो है वो सिक्किम, वो पूर्णतः जैविक खाद्य पर आधारित है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं झूम खेती की तो झूम खेती जो है वो उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरीय कृषि को झूम खेती के नाम से जाना जाता है और ये झूम खेती जो है वो पर्यावरण के लिए काफ़ी हानिकारक है। नेक्स्ट है हमारा कि आर्थिक नियोजन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो आर्थिक नियोजन का लक्ष्य होना चाहिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, बिल्कुल सही है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, बिल्कुल सही है। जीवन स्तर में सुधार करना, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी है। वहीं अगर हम लोग आर्थिक नियोजन की बात करते हैं तो आर्थिक नियोजन संबंधित प्रस्ताव जो है वो सर्वप्रथम 1934 में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में लिखी गई थी। स्वतंत्रता से पूर्व सन 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति की भी गठन हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं खरीफ फसल की तो खरीफ फसल की जो बुआई है वो जून जुलाई में होती है और यह जो है वो वर्षा काल की फसल है जो कि जुलाई में बुआई होती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जून जुलाई। वहीं अगर हम लोग खरीफ फसल की बात करते हैं तो इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान और आर्द्रता की आवश्यकता होती है और पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। अगर हम खरीफ फसल के उदाहरण की बात करें तो धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, ये सब जो है वो खरीफ फसल की एग्जाम्पल है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं रबी फसल की तो रबी फसल जो है वो अक्टूबर नवंबर में कम तापमान के समय बोई जाती है और इसकी कटाई जो है वो फरवरी मार्च में की जाती है। चना, मसूर, सरसों, मटर, आलू, ये सब जो है वो रबी फसल के कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हमारा
कि मीठे स्वाद की अनुभूति के लिए जीहा पर स्वास्थ्य केंद्र स्थित होते हैं। तो मीठे स्वास्थ्य की अनुभूति के लिए जीहा पर जो स्वास्थ्य केंद्र है जो अग्रभाग पर स्थित होते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्रभाग पर। वहीं अगर जो जीहा के किनारे पर जो स्थित होते हैं वो खट्टेपन का महसूस कराती है, और जीहा के आधार पर जो कलिकाएं महसूस होती है वो कड़वा का एहसास दिलाती है। नेक्स्ट है हमारा कि चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि हेतु प्रदान किए जाते हैं। तो चमेली देवी पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं को विशिष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की विशिष्ट उपलब्धि के लिए यह पुरस्कार जो है वो 1982 से दिया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी निम्नलिखित में से किस स्रोत से मिलती है। तो विष्णु के जो 10 अवतारों की जो जानकारी है वो हमें मत्स्य पुराण से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण भी मत्स्य पुराण को माना जाता है। देखिए, विष्णु पुराण जो है वो मौर्य वंश से संबंधित है, वायु पुराण जो है वो गुप्त वंश से संबंधित है, और मत्स्य पुराण जो है वो आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। पुराणों की जो टोटल संख्या है वो है 18। नेक्स्ट है हमारा कि झेलम नदी के तट पर प्रसिद्ध विशेषता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था। तो यह जो है वो पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोरस और सिकंदर के बीच। फिर जो है इसमें पोरस हार जाता है, सिकंदर जीत जाता है, लेकिन फिर जो सिकंदर है वो पोरस का राज्य जो है वो युद्ध के बाद लौटा देता है। यह जो युद्ध है वो 326 ईसा पूर्व हुआ था। एक चीज़ यहाँ से याद रखिएगा सिकंदर से, सिकंदर का सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर, और सिकंदर के जल सेनापति का नाम था नियाकार्स। नेक्स्ट है हमारा कि अस्ताद बाद किस धर्म का सिद्धांत है। तो यह जो है वो जैन धर्म का सिद्धांत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म का सिद्धांत है। जैन धर्म की अगर बात करते हैं तो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के 3 रत्न भी है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अगर वहीं हम लोग बात करते हैं वैष्णव धर्म की, तो वैष्णव धर्म की जी जो जानकारी है वो उपनिषदों से मिलती है, और इसका विकास जो है वो भागवत धर्म से हुआ है। इस धर्म के प्रवर्तक जो थे वो कृष्ण थे। वहीं अगर हम बात बौद्ध धर्म की करते हैं तो इसके संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, जिनको कि एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। वहीं अगर हम लोग बात शैव धर्म की करते हैं तो शैव धर्म जो है वो शिव की पूजा करने वाले शैव और शिव से संबंधित धर्म जो है वो शैव धर्म कहलाया। नेक्स्ट है हमारा कि बौद्ध गाथाएं या बौद्ध गाथाओं माइथोलॉजी में हाथी प्रतीक है। तो माइथोलॉजी बौद्ध गाथाओं में हाथी जो है वो बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। वहीं महाविश्निष्क्रमण की अगर बात करते हैं तो यह गृह त्याग है, जिसका प्रतीक है घोड़ा। महापरिनिर्वाण की बात करते हैं तो यह है मृत्यु, जिसका प्रतीक है स्तूप, और उनका जो ज्ञान था वो पीपल बोधि वृक्ष के उसका प्रतीक है। नेक्स्ट हमारा भारत में किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात जो है वो प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या 1000 से अधिक है। तो ये भारत का एकमात्र इकलौता ऐसा राज्य है जहां स्त्रियों की संख्या जो है वो पुरुषों की संख्या से अधिक है, वो है केरल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल राज्य में जो लिंगानुपात है वो 1084 है 2011 के जनगणना के अनुसार। वहीं अगर भारत में स्त्री पुरुष अनुपात पूछ दे तब है 943। साथ ही साथ याद रखिएगा, अगर बिहार में पूछ दे कि सबसे अधिक स्त्री पुरुष का अनुपात किस जिले में है तो वो है गोपालगंज जिला। अगर हम भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों की बात करते हैं तो पहले नंबर पे है केरल, दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। वहीं न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य की अगर बात करते हैं तो वो है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि संगीत सम्राट तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व किस दरबार में थे। तो तानसेन जो थे वो अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के रामचंद्र के दरबार में थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रीवा के रामचंद्र के दरबार में। वहीं अगर हम लोग तानसेन की बात करते हैं तो ये अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार भी था। अगर हम अकबर की बात करते हैं तो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे अब्दुल सामद। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक थे तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदेव और बैजू बाबर। वहीं अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न भी थे। फैजी जो था वो अकबर के दरबार में राज्य कवि के पद पर आसीन था, और अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत जो थे उनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। नेक्स्ट है हमारा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठों की सेना की औपचारिक संचालन किसने किया था। तो देखिए, मराठों की सेना का जो औपचारिक संचालन है वो सदाशिव राव भाव ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सदाशिव राव भाव ने किया था। देखिए, विश्वास राव की अगर बात करते हैं तो विश्वास राव से एक चीज़ याद रखिएगा, यह पेशवा का पुत्र था और यह नाम मात्र का नेतृत्व किया था। वास्तविक नेतृत्व जो था वो पेशवा का भाई सदाशिव राव भाव ने ही किया था।
पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो 1761 में होती है और पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो 1526 में लड़ी गई। इस लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। और पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो 1556 में लड़ी गई, जिस लड़ाई में अकबर ने हेमू को हराया था। नेक्स्ट है हमारा कि एक बड़े विस्फोट से ने बेरूत को हिला दिया। बेरूत किस देश की राजधानी है? तो बेरूत की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये लेबनान की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेबनान। लेबनान की राजधानी है बेरूत। यहाँ की मुद्रा है लेबनीज पाउंड। यहाँ के संसद को बोला जाता है नेशनल असेंबली। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है माइकल ओवेन और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है साद हरीरी। वहीं अगर हम जॉर्डन की बात करते हैं तो जॉर्डन की राजधानी है अम्मान और यहाँ की मुद्रा है जॉर्डियन दिनार। वहीं अगर हम लोग मिस्र की बात करते हैं तो मिस्र की राजधानी है काहिरा और यहाँ के संसद को बोला जाता है पीपुल्स असेंबली और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है अब्देल फतह अल सीसी। वहीं अगर हम लोग सीरिया की बात करते हैं तो सीरिया की राजधानी है दशमिक और यहाँ की मुद्रा है सीरियन पाउंड। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम लिखिए। अगर घटनाओं को कालानुक्रम लिखना है तो आप लोगों को सबसे पहले याद होगा कि सबसे पहले आता है मार्लो मिंटो सुधार 1909 में और इसके तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया जाता है। और 1909 की अगर बात करते हैं तो इसमें लॉर्ड मार्ले जो था वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव था और लॉर्ड मिंटो जो था वो भारत का वायसराय था। वहीं अगर फिर हम लोग देखेंगे तो दूसरे नंबर पर आएगा माउंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार जो कि 1919 में हुआ है और इसके तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के भी गठन का प्रावधान किया और पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। तीसरे नंबर पे अगर हम लोग देखा जाए तो अब आएगा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव है वो मार्च 1942 में आता है। और फिर चौथे नंबर पे आएगा कैबिनेट मिशन जो कि 24 मार्च 1946 को इसका भारत आगमन होता है। इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों का सिर कलम करके चांदी की तस्तरी में उपहार के रूप में उसके पास किस क्रूर ब्रिटिश अधिकारी ने भेजा था? तो ये किसने भेजा था? जनरल हडसन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनरल हडसन। वहीं हम लोग अगर बहादुर शाह जफर की बात करते हैं तो ये अंतिम मुगल सम्राट था। और जनरल हडसन की अगर हम लोग बात करते हैं तो जनरल हडसन जो था जब बरेली से खान बहादुर खां जो थे वो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करते हैं तो बरेली में जो विद्रोह का दमन करता है वो हडसन ही था। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं जनरल नील की तो ये इलाहाबाद में जब 1857 का विद्रोह होता है तो वहाँ का ये दमन करता था और वहाँ का नेतृत्व करता थे लियाकत अली। साथ ही साथ ये फैजाबाद का भी दमन करता था जहाँ के से फैजाबाद से भारत की तरफ से थे मौलवी अहमद उल्ला। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कैंपबेल की तो कैंपबेल जब जो विद्रोह का दमन किया है वो किया है कानपुर में। जब कानपुर में कौन थे? नाना साहब और तात्या टोपे। नेक्स्ट है हमारा कि संस्था और संस्थापकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट कब? 1875। गदर पार्टी लाला हरदयाल और काशीराम कब? 1913। होम रूल लीग पूना की अगर बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक कब? 1916। इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं तो ये एम.एन. जोशी, ये गलत है क्योंकि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया जाता है। वहीं अगर हम लोग एम.एन. जोशी की बात करते हैं तो इनसे याद रखिएगा इन्होंने 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना किया था। नेक्स्ट है हमारा कि जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है किन्हें? मनोज सिन्हा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मनोज सिन्हा को। वहीं अगर हम लोग गिरीश चंद्र मुर्मू की बात करते हैं तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो अभी तत्कालीन 14वें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है यानी कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक हैं। आर.के. माथुर की बात करते हैं तो ये लद्दाख के उपराज्यपाल हैं और सत्यपाल मलिक की बात करते हैं तो तत्कालीन में ये मेघालय के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 52। नेक्स्ट है हमारा कि हंटर आयोग का गठन किस लिए हुआ था? तो हंटर आयोग का जो गठन है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए। एक चीज़ और याद रखिएगा, कांग्रेस भी जो था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त करता है। वहीं अगर हम लोग हंटर आयोग की बात करते हैं तो हंटर आयोग जो था वो 8 सदस्यीय था जिसमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय शामिल थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इसमें एक हंसराज नामक भारतीय जो था वो डायर का सहयोग किया था।
नेक्स्ट हमारा कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का विघटन कब होता है। तो राज्यसभा का विघटन कभी होता नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं। राज्यसभा की अगर बात करते हैं तो यह एक अस्थायी सदन है और ये उच्च सदन है। राज्यसभा की जो संरचना है वो अनुच्छेद 80 में वर्णन है और लोकसभा की जो संरचना है वो अनुच्छेद 81 में वर्णित है। राज्यसभा की अगर बात करते हैं तो राज्यसभा की पहली बार जो गठन है वो 3 अगस्त 1952 को किया गया था। भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा में सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र चाहिए 30 वर्ष और राज्यसभा में सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या जो है वो 250 हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, कह रहा है अनुच्छेद 324 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये निर्वाचन से संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन से। निर्वाचन आयोग की अगर बात करते हैं तो ये संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। भारत में निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त से होता है, जिसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है और महाभियोग के जरिए इसे हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए उतना होता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 280 में है और इसके गठन का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को है और ये राज्यों और केंद्रों के बीच कर का बंटवारा करता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं अंतर्राज्यीय परिषद की, तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो स्थापना है वो अनुच्छेद 263 में है। इसकी भी स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1990 में हुई थी। वहीं अगर हम लोग बात राष्ट्रीय विकास परिषद की करते हैं, तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो है वो 6 अगस्त 1952 को हुआ था और इसका अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के किस राज्य में विधानसभा की एक सीट जो है वो धर्म के नाम पर आरक्षित है। तो ये बात कर रहा है सिक्किम की, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। सिक्किम की अगर बात करते हैं तो ये 1975 में भारत का 22वां राज्य बना। इसकी राजधानी है गंगटोक। तत्कालीन यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है प्रेम सिंह तमांग और यहाँ के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार का विषाद है। तो बिहार की विषाद माना जाता है या बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। कोसी नदी का जो उद्गम है वो गोसाई थान चोटी के उत्तर में है और यह नदी जो है वो अपने मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। इसका प्राचीन नाम है अरुणा नदी। नेक्स्ट है हमारा कि थेन जॉब गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो इसका उद्घाटन जो है वो मिजोरम में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम में। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है जोरमथंगा और यहाँ के गवर्नर का नाम है श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट है हमारा वो मैथ्स का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। आपका जो आंसर आएगा वो 100/7 आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 41, कह रहा है भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है। तो नया नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है, जो कि हमारे 14वें नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक हैं। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की बात करते हैं तो इसका विवरण जो है वो अनुच्छेद 148 से 151 के बीच दिया गया है। इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकता है। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो है वो सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। यह संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करता है। साथ ही साथ यह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के 2 राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नहीं है। निम्नलिखित में से यह राज्य कौन सा है। तो वो 2 राज्य इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नहीं है, वो है हरियाणा और मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा और मध्य प्रदेश। वहीं अगर हम लोग भारत के पड़ोसी राज्यों की बात, देशों की बात करते हैं तो भारत के 7 पड़ोसी देश है, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। वहीं अगर हम लोग भारत की जल एवं स्थल सीमा दोनों से लगे देशों की बात करते हैं तो 3 है, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। बताइए इसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य का स्थान आता है। तो पहले नंबर पर है बिहार और दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर हम लोग केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो भारत में जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तब आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली, और राज्यों में सबसे कम पूछे तब आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। नेक्स्ट है हमारा कि बैरन आइलैंड निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो बैरन आइलैंड की अगर बात करते हैं तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। यहाँ के उपराज्यपाल का नाम है देवेंद्र कुमार जोशी। यह जो अंडमान निकोबार से एक चीज़ याद रखिएगा, 10 डिग्री चैनल जो है वो छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य है। वहीं अगर हम लोग मालदीव की अगर बात करते हैं तो मालदीव जो है वो हिंद महासागर में है। सुमात्रा जो है वो भी हिंद महासागर में है। और सेशल्स द्वीप समूह की अगर बात करते हैं तो ये 115 द्वीपों वाला समूह है और ये भी हिंद महासागर में है। बैरन की अगर बात करते हैं तो बैरन द्वीप जो है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है।
नेक्स्ट हमारा एक ही तट पर स्थित बंदरगाह है। तो एक ही तट पर स्थित बंदरगाह की अगर बात करते हैं तो वो है मैंगलोर, कोचीन, कोझिकोड और त्रिवेंद्रपुरम। ये सब जो है वो पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली महिला उप कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किन्हें नियुक्त किया गया है, ये किया गया है नजमा अख्तर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नजमा अख्तर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में परिवार पहचान पत्र लॉन्च किया है। तो परिवार पहचान पत्र लॉन्च करने वाला जो राज्य है वो है हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। हरियाणा के राज्यपाल का नाम है सत्यदेव नारायण, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा से याद रखिएगा, यहाँ सूरजकुंड मेला भी लगता है और यहाँ की कुछ योजनाएं भी हैं, जैसे जल ही जीवन है योजना, गोवर्धन योजना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं, अगर असम की बात करते हैं तो असम के मुख्यमंत्री का नाम है सर्बानंद सोनोवाल, यहाँ के राज्यपाल का नाम है जगदीश मुखी और यहाँ से योजनाएं याद रखिएगा, अरुंधति स्वर्ण योजना और अरुणोदय योजना। वहीं अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री का नाम है नीतीश कुमार, यहाँ के राज्यपाल हैं फागू चौहान। यहाँ की कुछ योजनाएं हैं जैसे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जल जीवन हरियाली अभियान, पत्रकार सम्मान योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। वहीं अगर हम बात झारखंड की करते हैं तो झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत सोरेन, यहाँ के राज्यपाल का नाम है द्रौपदी मुर्मू। यहाँ के कुछ योजनाएं हैं जैसे मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, सुजलम सुफलम योजना, कृषि आशीर्वाद योजना। नेक्स्ट हमारा कि किण्वन क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो किण्वन क्रिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो किण्वन जो है वो एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक जो है वो सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। किण्वन के प्रक्रिया के कारण ही शराब का बनना, पावरोटी या बिस्कुट बनना, ये सब जो है वो किण्वन के प्रक्रिया के कारण ही होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो गैस है वो अम्लीय प्रकृति की होती है और इस गैस को बोतलों में उच्च दाब पर भी भरा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, कह रहा है निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग कौन सा है। तो विषाणु जनित रोग है यहाँ पे एड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एड्स। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम और एक टेस्ट होता है एलिसा। एलिसा जो है वो HIV वायरस की जांच करने की एक प्रणाली है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें और भी वायरस से होने वाले रोगों की तो डेंगू, पोलियो, चेचक, खसरा, ट्रकोमा, हेपेटाइटिस, रेबीज, ये सब जो है वो विषाणु से होने वाले रोग हैं। वहीं अगर हम बात बैक्टीरिया यानी जीवाणु की करते हैं तो याद रखिएगा टिटनस, हैजा, टाइफाइड, TB, डिप्थीरिया, प्लेग, निमोनिया, काली खांसी, ये सब जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं। वहीं अगर हम बात परिजीवी यानी प्रोटोजोआ की करते हैं तो मलेरिया, पायरिया, पेचिस, कालाजार, ये सब जो है वो परिजीवी यानी प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं। नेक्स्ट है हमारा कि आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया ई रक्षा बंधन का जागरूकता कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ई रक्षा बंधन जागरूकता कार्यक्रम जो है उसका संबंध जो है वो साइबर अपराध से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइबर अपराध। वहीं अगर हम लोग बात आंध्र प्रदेश की करते हैं तो आंध्र प्रदेश से और भी कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे नवोदम योजना, नाडू नेडी योजना, ऋतु भरोसा योजना, अम्मा बोडी योजना। नेक्स्ट हमारा कि पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है। तो पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें एंथोसाइनिन पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंथोसाइनिन। एक चीज़ और याद रखिएगा, पुष्पों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन या किसान रेल को किन दो स्टेशनों के बीच हरी झंडी दिखाई गई है। तो इसको दिखाया गया है देवलाली से दानापुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देवलाली से दानापुर। जब बजट 2020-21 हुआ था तो उसी में बजट में ये कहा गया था कि जल्द खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को शीघ्रता से परिवहन के लिए विशेष किसान रेल और किसान उड़ान योजना शुरू की जाएगी। नेक्स्ट हमारा कि DNA के प्यूरिन में नाइट्रोजन क्षारकों का सही युग्म है। तो कौन सा सही युग्म है, एडेनिन और गुआनिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एडेनिन और गुआनिन। अगर हम लोग बात करते हैं DNA की तो DNA में उपस्थित जो क्षार होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोनिन। एडेनिन जो है वो सदैव थाइमिन से और साइटोनिन जो है वो सदैव गुआनिन से जुड़ा रहता है। एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और साइटोनिन और गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन आबंध होते हैं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो रासायनिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगी विद्युत सेल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत सेल में। वहीं अगर हम बात विद्युत मोटर की करते हैं तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और अगर हम बात डायनेमो की करते हैं तो डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है।
नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा है जो आमतौर पर वायु प्रदूषक नहीं होता है? तो वायु प्रदूषक हाइड्रोकार्बन नहीं होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोकार्बन। वहीं अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड से याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय घोल होता है वो सल्फ्यूरस अम्ल कहलाता है। और वहीं नाइट्रस ऑक्साइड की अगर बात करते हैं तो इसको लाफिंग गैस के भी नाम से जाना जाता है, जिसकी खोज प्रिस्ले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है निम्नलिखित में यूरिया का सूत्र कौन है? तो यूरिया का सूत्र है NH2CO NH2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यूरिया से याद रखिएगा यह सबसे पहला कार्बनिक है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था। इसका निर्माण जो है वो बोलर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो ये कैटरपिलर अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैटरपिलर। नेक्स्ट है हमारा कि अपरकट शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो अपरकट जो है वो बॉक्सिंग में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बॉक्सिंग में। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं बॉक्सिंग में तो और भी याद रखिएगा, जैसे नॉकआउट, पंच, हुक, राउंड, ये सब का उपयोग जो है वो बॉक्सिंग में किया जाता है। वहीं अगर हम बात वॉलीबॉल की करते हैं तो वॉलीबॉल से याद रखिएगा नेट फॉल्ट, स्मैश, एरियल, बूस्टर, लव, ये सब वॉलीबॉल में यूज किया जाता है। अगर हम बात टेनिस की करते हैं तो फॉल्ट, डुइस, ग्रैंड स्लैम, ये सब जो है वो टेनिस में यूज किया जाता है। अगर हम बात क्रिकेट की करते हैं तो चाइना मैन, स्ट्रोक, सिली पॉइंट, थर्डमैन, ये सब का उपयोग क्रिकेट में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से क्या दर्शाया गया है? तो इसमें क्या दर्शाया गया है मोनालिसा में? इसमें दृश्य चित्र दर्शाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दृश्य चित्र। मोनालिसा चित्र जो है वो लियोनार्डो द विंची के द्वारा चित्रित है। नेक्स्ट हमारा कि उबेर कप का संबंध क्या है? तो उबेर कप की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका संबंध जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला बैडमिंटन से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष बैडमिंटन की बात करते तब आप लोगों को याद रखना है थॉमस कप। थॉमस कप का जो संबंध है वो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष बैडमिंटन से है और उबेर कप का जो संबंध है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला बैडमिंटन से है। उबेर कप जो है वो पहली बार 1957 में आयोजित किया गया था और इस बार जो अभी रिसेंटली 2018 में हुआ है उबेर कप। और 2018 के उबेर कप का जो विजेता है वो है जापान, जो कि थाईलैंड को हराकर जीता है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय निम्न में से किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये जो है वो ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि अगस्त 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति ने मौद्रिक नीति, देखिए मौद्रिक नीति ये अगस्त की बात है, ये हमेशा चेंज होते रहता है, तो एग्जाम के टाइम अपडेटेड रहिएगा। अभी की अगर एट प्रेजेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी प्रेजेंट में रेपो रेट जो है वो 4% है, रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35% है और जो MSF रेट है मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो है वो 4.65% है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किसकी अगुवाई में श्रीलंका पीपुल्स पार्टी ने आम चुनाव में स्पष्ट बहुमत किया है? तो ये किसकी अगुवाई में किया है? ये किया है महिंद्रा राजपक्षे की अगुवाई में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका की अगर बात करते हैं तो यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है महिंद्रा राजपक्षे और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है गोतबाया राजपक्षे। नेक्स्ट है हमारा कि स्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापा जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तदाब मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्तदाब। वहीं अगर हम लोग वायुदाब की बात करते हैं तो वायुदाब को बैरोमीटर से मापा जाता है और अगर हम बात करते हैं वाहन की चाल की तो वाहन की चाल को ओडोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65, कह रहा है हाफ गैस यानी लाफिंग गैस किसको कहते हैं? तो लाफिंग गैस कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड से एक चीज़ याद रखिएगा, जब सर्जरी या दांत उखाड़ने के समय जो बेहोश करने के लिए ऑक्सीजन के साथ इसको मिलाया जाता है मिश्रण निश्चितक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ का क्वेश्चन है, अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 52। नेक्स्ट हमारा सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है वो है सिकोया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिकोया। इसका जो जीवन काल है वो 100 से लेकर 200 वर्षों तक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 68, कह रहा है न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन पक्षी क्या है? जो उड़ नहीं सकता है वो पक्षी कौन है? तो वो है कीवी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कीवी। यह जो है वो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी भी है। वहीं अगर हम लोग बात शुतुरमुर्ग की करते हैं तो शुतुरमुर्ग जो है वो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है, यह अफ्रीका में पाया जाता है और यह भी उड़ नहीं सकता है। नेक्स्ट है हमारा जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण अंग कौन है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो होता है फ्लावर यानी पुष्प। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्प। वहीं अगर हम लोग बात तना की करते हैं तो तना जो है वो प्रंकुर से निकलता है और यह पौधे का परोह तंत्र बनता है। वहीं अगर हम लोग जड़ की बात करते हैं तो जड़ जो है वो पौधे का अवरोही भाग है जो मूलांकुर से विकसित होता है। जड़ जो है वो सदैव प्रकाश से विपरीत भूमि की दिशा में वृद्धि करता है।
अगर हम लोग पत्ती की बात करते हैं तो ये हरे रंग की होती है, जिसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाना है। नेक्स्ट हमारा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी संस्करण के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ टाइटल स्पॉन्सरशिप सौदे को निलंबित कर दिया है। ये बात कर रहा है 13वां आईपीएल की, जिसमें कि पहले था वीवो के पास, उसको निलंबित करके अब जो नया दे दिया गया था वो दे दिया गया था ड्रीम 11 को। 13वां आईपीएल संस्करण की अगर बात करते हैं तो उसका विजेता है मुंबई इंडियंस, जो कि दिल्ली कैपिटल्स को हराकर खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट हमारा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो रेडियोधर्मी पदार्थ जो है वो अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण तीनों करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी करता है। गामा रे जो है वो अल्फा और बीटा रे के बाद ही उत्सर्जित होता है। अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे जो है वो अंततः सीसा में बदल जाता है। रेडियो सक्रियता की अगर बात करते हैं तो रेडियो सक्रियता की जो खोज है वो हेनरी बैकुरल के द्वारा 1896 फ्रांस में किया गया था। नेक्स्ट हमारा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई थी, तो पटना में अनुशीलन समिति की जो शाखा है वो सचिंद्र सान्याल के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सचिंद्र सान्याल के द्वारा। अनुशीलन समिति की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1904 में बरिंद्र नाथ घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या हैं, तो जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं जो उत्पादक को अपना आहार बनाते हैं, और तृतीयक उपभोक्ता वो होते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता को अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ था, तो समानता लाल रंग का उपयोग हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का। हड़प्पा की अगर बात करते हैं तो ये रावी नदी के किनारे है, और इस सभ्यता की जो प्रथम स्थल हड़प्पा है सिंधु सभ्यता की, उसकी खोज जो है वो राय बहादुर, दयाराम साहनी और माघो स्वरूप बस के द्वारा 1921 में किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको संबंधित है, तो 9वां मंडल जो है वो पूर्णतः सोम और स्पे पर नामाकृत देवता को समर्पित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सोम और स्पे पर नामाकृत देवता को समर्पित है। ऋग्वेद की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके 9वें मंडल में 120 श्लोक है, जिसमें इसकी 114 श्लोक जो है वो सोम देवता को समर्पित है। एक चीज़ याद रखिएगा, ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है, और सबसे बाद का जो वेद है वो है अथर्ववेद। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 श्लोक और अग्नि के लिए 200 श्लोकों की रचना की गई है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन भूमि जो है वो उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, तो उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है कौन कौन, खराज करता है, उर्सुर भी करता है और मुक्तई भी करता है, खम्स नहीं करता है। खम्स की अगर बात करते हैं तो ये खराज ये खम्स, हाँ खम्स नहीं करता है। खम्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो खम्स जो है वो भूमि उत्पाद कर नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कि एक चीज़ आप लोगों को याद होगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक क्या किया था कि अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके केवल 4 करों को वसूल करने का आदेश दिया था। और फिरोज शाह तुगलक से एक चीज़ और याद रखिएगा, यह ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्री की फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में क्या रैंक है, तो इसमें रैंक है दूसरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड। नेक्स्ट हमारा मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट जो था वो कौन था, वो था मोहम्मद शाह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह। एक चीज़ याद रखिएगा मयूर सिंहासन से, मयूर सिंहासन को फारसी में तख्ते हाउस भी कहा जाता है। इसे शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। इसके पिछले हिस्से में 2 नाचते हुए मोर दिखाए गए थे, इसलिए इसे मयूर सिंहासन कहा जाता है। वहीं अगर हम लोग बात बहादुर शाह जफर की करते हैं तो ये अंतिम मुगल बादशाह था जिसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किया था। नेक्स्ट है हमारा कि 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था, तो 1856 की अगर बात करते हैं धार्मिक असुविधा कानून, हाँ 1856 में पारित हुआ था। हिंदू विवाह पूर्ण विवाह कानून, ये भी 1856 में पारित हुआ था। वहीं राज हड़पने के सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1848 में किया गया था। और सती निषेध रेगुलेशन की अगर बात करते हैं तो ये 1829 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, तो इसमें सूर्य को कितना समय लगता है, 25 करोड़ वर्ष लगता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25 करोड़ वर्ष। सूर्य जो है वो आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा करता है, और इसका परिक्रमण काल जो है वो 25 करोड़ वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष यानी कि कॉस्मोस ईयर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो आग्नेय चट्टानों के लिए यह सत्य है कि वो क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आग्नेय चट्टान की अगर बात करते हैं तो ये मैग्मा या लावा के जमने से बनती है, और आग्नेय चट्टान जो है वो स्थूल परत रहित, कठोर संघनन एवं जीवाश्म रहित होती है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 82, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित है। तो भूमि बंधित नदी जो है वो है लूनी नदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी। लूनी नदी का जो उद्गम है वो अजमेर जिले में स्थित नाका पहाड़ से है। वहीं अगर हम लोग ताप्ती की बात करते हैं तो ताप्ती नदी का जो उद्गम है वो बैतूल जिले के मुल्ताई नगर से है। कृष्णा की अगर बात करते हैं तो कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट से है। और अगर नर्मदा की बात करते हैं तो नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक से है। नेक्स्ट हमारा कि बिहार विधान परिषद की सदस्यों की संख्या कितनी है। तो बिहार बिहार विधान परिषद की सदस्यों की संख्या जो है वो है 75। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 75। आप लोगों ने पढ़ा होगा संविधान का अनुच्छेद 169, और यही अनुच्छेद 169 के अनुसार विधान परिषद के गठन से है, जिसमें साधारण बहुमत से संसद जो है वो विधान परिषद का सृजन अथवा उन्मूलन कर सकता है। विधान परिषद की अगर बात करते हैं तो ये राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, और इसमें जो सदस्य संख्या है वो विधानसभा सदस्य 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है और 40 से कम नहीं हो सकता है। इसके सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए वो चाहिए 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 मैथ्स का क्वेश्चन है। इसको अगर आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 85, कह रहा है लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा। तो लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर या प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मंत्रिपरिषद की अगर बात करते हैं तो मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह एक निम्न सदन है जिसकी संरचना है अनुच्छेद 81 में, और लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक का होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, उसकी समाप्ति से पूर्ण अभी तक 8 बार भंग किया जा चुका है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। तो यदि उसे वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं हो सके तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। लोकसभा में से एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें 2 बार बैठक होना अनिवार्य है, मतलब 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा भारतीय क्रिकेटरों की किस जोड़ी को बिन ट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट्स का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये बनाया गया सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा अद्भुत अयोध्या पुस्तक किसने लिखी है जो अयोध्या के इतिहास पर प्रकाश डालेगी। तो ये पुस्तक नीना राय के द्वारा लिखा गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा प्रख्यात व्यक्तित्व शर्ली एंड ग्रेव का हाल ही में निधन हो गया, वह किस रूप में प्रसिद्ध थी। तो ये जो थी वो उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि दैनिक बायोमेडिकल कचरे को ट्रैक करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित ऐप का नाम बताइए। तो उस ऐप का नाम है कोविड-19 BWM ऐप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एक चीज़ याद रखिएगा, 21 जून को सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर लंबवत होता है और इसे कर्क संक्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि पीएम मोदी ने किस शहर में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ये क्या है, नई दिल्ली में राजघाट के पास है, जो कि 2017 में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नेक्स्ट है हमारा यमुना नदी के किनारे बसा शहर है। तो यमुना नदी के किनारे आगरा बसा हुआ है, आगरा, दिल्ली, मथुरा, तो ये सारा है जो यमुना नदी के किनारे है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा। अगर हम लोग बात करते हैं यमुना नदी की, तो इसका जो उद्गम है वो बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से है। इसकी सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा और केन। नेक्स्ट हमारा कि पीएस रानी पसे का किस सुरक्षा संगठन के महानिरीक्षक यानी आईजी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है किसमें, सीआरपीएफ के आईजी बने हैं ये। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीआरपीएफ। वहीं अगर हम लोग सीआरपीएफ के महानिदेशक की अगर हम लोग बात करते हैं तो उनका नाम है आनंद प्रकाश माहेश्वरी। सीमा सुरक्षा बल की अगर हम लोग बात करते हैं तो सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का नाम है राकेश अस्थाना। आरपीएफ के महानिदेशक का नाम है अरुण कुमार और आईटीबीपी के महानिदेशक का नाम है मनोज सिंह रावत। नेक्स्ट हमारा कि डचीग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है। तो डचीग्राम अभ्यारण्य जो है वो जम्मू कश्मीर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। महाराष्ट्र से याद रखिएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तमसा अभ्यारण्य, बोरीबिली राष्ट्रीय उद्यान। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं तो यहाँ से याद रखिएगा रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार पर योजनाओं के विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा गठित 7 सदस्यीय समिति के प्रमुख कौन है। तो इस समिति के प्रमुख हैं प्रदीप शाह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रदीप शाह। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि देखिए आप लोगों का कमेंट ही है जो इंसिस्ट करता है वीडियो बनाने के लिए। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट आप लोग 10 सेकंड का टाइम निकाल कर एक कमेंट तो जरूर ही कर सकते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है।
है। नेक्स्ट है हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कहाँ शिकायत नहीं की जा सकती है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत पुलिस थाने पर शिकायत नहीं की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो 1986 में लाया गया था और फिर उपभोक्ता संरक्षण एक्ट में 2005 में संशोधन किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो 3 स्तरों पर बनाया गया। पहला स्तर है राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम, दूसरा है राज्य स्तरीय उपभोक्ता फोरम और तीसरा है जिला स्तरीय फोरम। नेक्स्ट है हमारा कि पुष्कर का मेला किस तिथि को लगता है। तो पुष्कर का मेला जो है वो कार्तिक पूर्णिमा की तिथि को लगता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक कार्तिक पूर्णिमा। पुष्कर मेला की अगर बात करते हैं तो ये राजस्थान में लगता है। ये पुष्कर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ ब्रह्मा का मंदिर अवस्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के अतिरिक्त किस मशहूर व्यक्तित्व का जन्मदिन मनाया जाता है। तो ये किसका मनाया जाता है? लाल बहादुर शास्त्री का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री से एक चीज़ याद रखिएगा, यह भारत के प्रथम मंत्री हैं जो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री पद से त्याग दे दिया था। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक पदार्थ की चुंबकीय ग्रहणशीलता होती है। तो ये कितना होती है? ये 0 से कुछ अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0 से कुछ अधिक होती है। अचुंबकीय अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक पदार्थ उसे कहते हैं जो कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।